सभी का वेलकम अपने चैनल BMS सॉल्यूशन में। तो आज हम लोग पढ़ने जाएंगे अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये निर्मला टीका है जो कि ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी ने लिखी गई है। ठीक है, टीकाएँ बहुत सारी है अष्टांग हृदय में, मैंने चूज़ की है ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की। आपके पास जिस किसी भी आचार्य की टीका हो आप उससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो श्लोक रहता है वो सभी के सेम रहते हैं, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स है। और जो व्याख्या करके जो हिंदी जब जो सब लोगों ने बताई है वो थोड़ी थोड़ी उसमें बस 19-20 का फ़र्क मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सूत्र स्थान। तो जब भी कोई भी संहिता अपन पढ़ने जाते हैं तो उसमें सूत्र स्थान का वर्णन पहले दिया रहता है। ठीक है, तो इसमें भी सूत्र स्थान का वर्णन है। तो इसके बाद अपने को ये याद रखना चाहिए कि सूत्र स्थान में कितने चैप्टर हैं जो भी संहिता अपन पढ़ रहे हैं, और उसके प्रथम अध्याय का नाम और आखिरी वाले अध्याय का नाम अपने को हमेशा और एकदम याद रहना चाहिए। कोई नींद में भी पूछे तो अपने को बताना है। ठीक है, तो अपन जो प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं, प्रथम अध्याय का नाम है आयुष कामीय अध्याय। ठीक है, जो अष्टांग हृदय का प्रथम अध्याय है उसका नाम है आयुष कामीय। ठीक है, अपन जो पढ़ने जा रहे हैं ये अपन प्रोफ के हिसाब से पढ़ रहे हैं पूरा। अपने को प्रोफ के एग्ज़ाम में नंबर अच्छे कैसे लाने हैं वो बताऊंगा मैं, और साथ ही में आपको मैं थोड़ा थोड़ा टच दे दूंगा कि पीजी में कैसे क्या पोस्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला श्लोक अष्टांग हृदय का, रागादि रागान सतत अनुस्कान शेषान काय प्रस्थान शेषान औत्सुक्य मोह अर्ति दान घान यो अपूर्व वेद नमस्तुत तस्मान। ठीक है, इसका जो रोग आदि जो राग आदि रोग सदा मानव मात्र के पीछे लगे रहते हैं, जो संपूर्ण शरीर में फैले रहते हैं, और जो उत्सुकता मोह तथा अर्ति अर्थात बेचैनी को उत्पन्न करते रहते हैं, उन सभी को जिसने नष्ट किया उस अपूर्व वेद को हमारा नमस्कार है। अष्टांग हृदय में सबसे पहले इन्होंने वेद को नमस्कार किया जो कि आरोग्यता को प्रदान करता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे दूसरे श्लोक पे आ जाते हैं जिसमें किस चीज़ का वर्णन मिलता है अपने को, आयुर्वेद का प्रयोजन। ठीक है, हर ग्रंथ का अपने को प्रयोजन याद होना चाहिए। जैसे जो भी चरक संहिता पढ़ते हैं, सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं अपन लोग, सबका एक प्रयोजन होता है। ठीक है, तो अपन को अष्टांग हृदय में प्रथम चैप्टर में मिलता है आयुर्वेद का प्रयोजन। आयुर्वेद का प्रयोजन बोले तो अपन क्यों पढ़ रहे हैं, इससे क्या होगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैं इसको पढ़ के बताऊंगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, आयु कामय आनेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विदय परम आदर। हिंदी पढ़ते हैं, चलिए। धर्म अर्थ सुख नामक इन तीनों पुरुषार्थों का साधन आयु है, अतः आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद शास्त्र में निर्दिष्ट उपदेशों में परम आदर करना चाहिए। ठीक है, आयुर्वेद अपन जिसको आयु का वेद बोलते हैं, तो उसमें जो जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं वो सबका अपने को पालन करना है। ठीक है, ये हो गया है आयुर्वेद का प्रयोजन, जो कि कौन से स्थान में मिलता है और कौन से चैप्टर में मिलता है अपने को, तो अष्टांग हृदय में चैप्टर फर्स्ट में सूत्र स्थान के अपने को आयुर्वेद का प्रयोजन मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ये पुट कर सकते हैं कि आयुर्वेद कहाँ से आया है। अब आप लोग तो अभी अभी BMS में एंट्री ली है तो आपको तो थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, तो मैं तो आपको समझाता हूँ कि जो आयुर्वेद है किसी ने ज़मीन पे जो कोई इंसान ने नहीं लिखा है, ये ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ब्रह्मा जी को इसका स्मरण था, तो सबसे पहले ज्ञान अपने को क्या था, ब्रह्मा जी के पास था इसका। तो ब्रह्मा जी ने स्मृति लिखा ना, मतलब बुद्धि, जैसे अपने को कुछ चीज़ याद रहती है तो वो स्मृति रहती है अपनी, ऐसे ही ब्रह्मा जी को याद था। ठीक है, तो ब्रह्मा जी से ज्ञान लिया दक्ष प्रजापति जी ने, ठीक है, प्रजापति जी ने आयुर्वेद का ज्ञान लिया। फिर प्रजापति जी ने अश्विनों कुमारों को दिया है आयुर्वेद का ज्ञान। ठीक है, फिर अश्विनी कुमारों से लिया है आयुर्वेद का ज्ञान सहस्त्राक्ष। यहाँ पे इंद्र का पर्याय है, यहाँ पे आप लोग लिख लेना जो जगह देख रही है, सहस्त्राक्ष मतलब इंद्र भगवान को कहते हैं अपन। ठीक है, इंद्र भगवान ने ले लिया इनसे ज्ञान। फिर इंद्र भगवान के बाद अपने को जो आयुर्वेद का ज्ञान है, फिर वो इंद्र भगवान जी से पृथ्वी लोक पे आया। ठीक है, तो एक यहाँ पे आप लोग कोड लिख लेना BDAI विदाई। तो ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार और इंद्र। ठीक है, अब यहाँ पर अपन हिंदी पढ़ते हैं इसकी। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आयुर्वेद शास्त्र का स्मरण ध्यान, देखो मैंने बताया था आपको, स्मरण किया उन्होंने, करके उसे दक्ष प्रजापति को ग्रहण कराया अर्थात पढ़ाया। दक्ष प्रजापति जी ने अश्विनी कुमारों को पढ़ाया था, अश्विनी कुमारों ने देवराज इंद्र को पढ़ाया। उन्होंने अत्रिपुर पुनर्वसु आत्रेय, ठीक है, जो पुनर्वसु आत्रेय थे उनको इंद्र भगवान ने ज्ञान दिया। ठीक है, आदि महर्षि को पढ़ाया। फिर आप लोग पढ़ेंगे कि पुनर्वसु जो आत्रेय जी थे उनके 6 शिष्य हुआ करते थे, अग्निवेश, भेड़, जत्रुगर, पारासार, हारित, क्षारपाणी। तो इनसे
इन 6 लोगों को पुनर्वसु आत्रेय जी ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया। ठीक है, फिर आप लोग नेक्स्ट प्रोप में जाओगे, जब आप लोग पढ़ोगे चरक संहिता। चरक संहिता को अपन अग्निवेश संहिता भी बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं अग्निवेश जी ने जो चरक संहिता लिखी सबसे पहले। इनके बाद फिर सबने उसमें एडिटिंग करके, आप लोग टर्मिनोलॉजी को थोड़ा फेमिलियर होंगे थोड़े आगे, फिर अग्निवेश के बाद उसमें चरक जी ने थोड़ा सा एडिटिंग करके उसको जो लॉन्च किया उसको फिर अपन चरक संहिता बोलते हैं। एक प्रकार से वो अग्निवेश तंत्र ही है। ठीक है, यहाँ पे आयुर्वेद का अवतरण आपको समझ में आ गया कि BDAI से अपन इसको ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, और उसके बाद BDAI के बाद आत्रेय, पुनर्वसु और 6 शिष्य। ठीक है, इसकी आप लोग ट्रिक को लिख सकते हो, अपराजित है भेल छार। ठीक है, इसको पोस्ट करके आप लोग लिख रहे ना, अपराजित है भेल और छार। ठीक है, फिर विमर्श यहाँ पे नहीं पढ़ना, फिर अपन पढ़ेंगे अष्टांग हृदय का स्वरूप। ठीक है, अष्टांग हृदय का स्वरूप कैसा है? तेभ्यो अति विप्रकृतेभ्यम प्राय सारतः उच्चय। देखो सार एक प्रकार से हम बोलते हैं ना किसी भी चीज़ का सार, तो सारतर ग्रंथ कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, सारतर ग्रंथ कौन सा, तो अपन अष्टांग हृदय को बोलते हैं। क्रियते अष्ट हृदयम ना अति संक्षेप विस्तारम, मतलब इसका वर्णन जो है अपने को ना अति संक्षेप में किया है, मतलब छोटे से रूप में नहीं किया, ना अति विस्तार मतलब बहुत बड़े। एक प्रकार से बोल सकते हैं इसका वर्णन अपने को मीडियम रूप में मिला। ठीक है, ना अस्ति विस्तारम ना अस्ति संक्षिप्त। ठीक है, ये हो गया अष्टांग हृदय का स्वरूप। अब एक क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को बहुत पूछा जाएगा, आयुर्वेद के 8 अंग के नाम। ठीक है, इसको आप लोग अपने स्टडी टेबल के सामने लिख के चिपका लेना। काय, बाल, गृह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्टा, जरा, वृषान, ये आयुर्वेद के 8 अंग। 8 अंग बोले तो आयुर्वेद को हम 8 भावकों में डिवाइड करके फिर उसको पढ़ते हैं। ठीक है, काय बोले तो काय चिकित्सा, बाल तंत्र, गृह चिकित्सा, ऊर्ध्व अंग चिकित्सा मतलब शालाक्य तंत्र, शल्य चिकित्सा, दंष्टा चिकित्सा और जरा चिकित्सा मतलब रसायन, और ब्रश चिकित्सा बोले तो बाजीकरण। ये 8 अंग है आयुर्वेद के। ठीक है, अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग। ये आप लोगों को एग्जाम में सीधे लिखने को आते हैं, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, एकदम राइमिंग में याद होता है, काय, बाल, गृह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्टा, जरा, वृषान। इसको कोशिश करो कि श्लोक पढ़ो आप लोग। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनका डेफिनेशन आपको विमर्श जिसको पढ़ना हो वो अच्छे से पढ़ लेना, जिसको थोड़ा सा समझ में ना आए, क्योंकि अपने को अभी बस अष्टांग हृदय पढ़ना है। ठीक है, फिर यहाँ पे दोषों का वर्णन किया गया है। आप लोग BMS में आते ही से सुनते हैं कि 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ। ठीक है, तो यहाँ पे वर्णन मिलता है, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोष समासतः। तो वात, वायु, पित्त और कफ, ये 3 आपको दोष मिलते हैं आयुर्वेद में। ठीक है, आयुर्वेद शास्त्र में संक्षिप्त में 3 ही दोष माने जाते हैं, यथा वात पित्त कफ। ठीक है, फिर अपन नीचे आते हैं, विकृति अविकृत, विकृत अविकृत दोष। विकृति अविकृति देह धनंती ते वर्तयंती चा। इस श्लोक का मैं मतलब समझाता हूँ आपको। यहाँ पे बोला विकृति। विकृति एक प्रकार से हम समझ सकते हैं डिसीज्ड किसी को, तो देह धनंती, देह मतलब शरीर में कोई प्रॉब्लम है अपने। ठीक है, और अविकृति का मतलब जो होता है अपना कि अपने को कोई विकृति नहीं है, तो वर्तयंती चा। वर्तयंती एक प्रकार से बोले वृद्धि करना शरीर का। तो ठीक है, ये तीनों बात आदि दोष विकृत अर्थात बड़े हुए अथवा क्षीण हुए शरीर का विनाश कर देते हैं। ठीक है, और अविकृत बोलेंगे तो जीवन दान करते हैं। अविकृत रूप में रहेंगे तो जीवन को प्रदान करेंगे, अपन को स्वस्थ बनाए रखेंगे। ठीक है, ये विकृति अविकृति दोष है। ठीक है, इसके बाद अपन ने तीनों दोष देख लिए, विकृति देख लिया। अब दोषों के अब आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया कि ठीक है वात पित्त कफ होते हैं। अब वात पित्त कफ तो उनके कोई स्थान भी बताए होंगे आचार्यों ने कि वात कहाँ होता है, पित्त कहाँ होता है और कफ कहाँ होता है। सामान्यतः हम उसको अगर ओवरऑल मोटा मोटा बोले तो नाभि के नीचे वात होता है, बीच में पित्त होता है और ऊपर कफ होता है। कफ को अपन रिलेट कर सकते हैं इंटेलिजेंस से, पित्त को अपन कोरिलेट कर सकते हैं अपने पाचक अग्नि से, और वात से अपन नीचे बस्ती और जहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनसे ले सकते हैं। ठीक है, तो दोषों के स्थान का तथा प्रकोप काल, तो ते व्यापिनो अपि हन अभ्योर अधो मध्यर भाग संश्रया। मतलब इन्होंने बोला है ये तीनों बात आदि दोष सदा समस्त शरीर में व्याप्त रहते हैं। फिर नाभि से निचले भाग है ना, और वायु, नाभि से निचले भाग में वायु, नाभि से मैंने आपको बताया जैसे कि नाभि तथा हृदय के मध्य भाग में पित्त और हृदय के ऊपर भाग में कफ। ठीक है, ये हो गए तीनों स्थान के बारे में। अब
वय आदि के अनुसार। अब अपन लोगों ने देख लिया कि 3 दोष होते हैं, 3 दोष का स्थान देख लिया। अब जो अपन डेली एक्टिविटी करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, तो हर एक काल के अनुसार वात पित्त कफ का वर्णन मिलता है। काल के अनुसार बोले तो जैसे आप नॉर्मली खाना खाते हो तो खाना खाना प्रारंभ करते हैं जब कौन सा दोष प्रबल रहता है, खाना खा लिया जब पाचन क्रिया होती है जब कौन सा दोष प्रबल रहता है खाना खाते खाते, और खाना खत्म हो गया अपना जब कौन सा दोष प्रबल रहता है। ठीक है। वयो अहोरात्रि भुक्तानाम त्यंत मध्य दिगा क्रमात्। ठीक है, हिंदी पढ़ेंगे इस श्लोक में। वय, वय बोले तो एक आहार मैंने बता दिया, वय से वय के अकॉर्डिंग बताता हूँ आपको। वय बोले तो एक अपनी बाल अवस्था होती है, एक वृद्ध अवस्था और एक युवावस्था। तो बाल अवस्था जब बच्चे रहते हैं तो अपने उसमें क्या कफ की प्रधानता रहती है। मध्य अवस्था जब अपन जवान रहते हैं तो पित्त को क्या अपन अग्नि से, तो जवान लोग रहते हैं वो बहुत गर्म खून वाले रहते हैं ना, ऐसा बोलते हैं अपन वो, तो वो पित्त वाले हो गए। और बात अवस्था जैसे रूखा सूखा बोलते हैं, तो बुढ़ापे में आके स्किन सब रूक्ष हो जाती है और ज़्यादा अपन काम भी नहीं करते हैं, तो वो बात से को रिलेट कर सकते हैं। तो अपन चलिए हिंदी पढ़ते हैं इसकी। यद्यपि ये दो सदा गतिशील रहते हैं। ठीक है। तथा वय के अंतकाल अर्थात वृद्धावस्था में, वय के मध्य यौवन अवस्था काल में, वय के आदि अर्थात बाल्यकाल में, और रात दिन भुक्त भोजन कर चुके अंत में, मध्य में, आदि काल में विशेष रूप से। ये इनका आपको ये ऑर्डर लिखना है। ये जो भी बताया ना, सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट आएगा उसको कब से, बीच वाला स्टेटमेंट पित्त से, और लास्ट वाला जो अंत है वो बात से। हर चीज़ के प्रारंभ में कफ रहता है, मध्य में पित्त रहता है और अंत में बात रहता है। ये रूल हमेशा लगाओगे तो हमेशा कभी भी तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। फिर दोषों का अग्नि पर प्रभाव। अब दोष अपन ने देख लिया, वात पित्त कफ है। अब अपने डाइजेस्टिव पावर अग्नि पे उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तेर भवे दुष्मस तीक्ष्णो मंदस्य अग्नि समय समा। एक अग्नि होती है विषम अग्नि बोलते हैं, एक अग्नि तीक्ष्ण अग्नि होती है, एक अग्नि होती है मंद अग्नि होती है, और एक अग्नि सम अग्नि। जो सम मतलब कोई उसमें दोष नहीं है, वो सम है एकदम। इक्विलिब्रियम जो स्टेट बोलते हैं ना अपन पढ़ते हैं, इक्वल मतलब जो खाना खा रहे हैं उसको पचा रही है आराम से, उसमें कोई जल्दी भी नहीं पचा रही है, लेट भी नहीं पचा रही है, तब इसकी हिंदी पढ़ते हैं। उक्त बात आदि दोषों के प्रभाव से अग्नि भी दोषों के क्रम से विषम तीक्ष्ण और मंद हो जाती है। विषम अग्नि बोले तो कभी आप लोग 4 रोटी खाते हो तो वो 4 पच जा रही है, और कभी आप लोग 2 रोटी खा रहे हो वो 2 भी नहीं पच पा रही है। ठीक है। तो ये होगी अपनी विषम अग्नि। तो विषम अग्नि का अपन कोरिलेट बात के कारण, जब भी आपका बात बढ़ जाएगा तो बात बढ़ गया मतलब समझ जाना कि आपकी अग्नि विषम हो गई है। कभी आप 4 रोटी भी पचा लोगे, कभी आप 2 रोटी भी नहीं पचा पाओगे। फिर होती है तीक्ष्ण अग्नि। तीक्ष्ण अग्नि का अपन कोरिलेट कर सकते हैं पित्त से। पित्त मतलब डाइजेस्टिव पावर। तीक्ष्ण अग्नि में आप जितना भी खाना खाओगे सब आपकी अग्नि पचा देगी। ठीक है। और कफ मंद अग्नि, मंद अग्नि में आप ज़्यादा खाना नहीं खा पाओगे और खाना पचेगा भी नहीं। ठीक है। आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रह सकती है। और रहती है सम अग्नि। सम अग्नि में ऐसा होता है कि आप जितना भी खाते हो एक समान मात्रा में वो सारा खाना पच जाता है। ठीक है। यहाँ पे अपन ने दोषों के साथ अग्नि का रिलेशन देख लिया। यहाँ पे ना आप लोग लिख लिया करो, जैसे वात पित्त और कफ, तो वात पित्त कफ लिख लोगे ना, और उसके आगे अग्नि लिख लेना, ऐसे वात पित्त और कफ, और इनके आगे अग्नियों के नाम लिख लेना। ठीक है। अब अपन यहाँ पे आगे चलेंगे, दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव। एक प्रकार में आपको पहले कोष्ठ बताता हूँ, आप लोगों को कोष्ठ नहीं पता होगा। एक कोष्ठ 3 प्रकार के होते हैं, क्रूर कोष्ठ, मृदु कोष्ठ और मध्य कोष्ठ। आप लोग खुद के ऊपर थोड़ा सा इसको लेके समझने की कोशिश करना तो जल्दी समझोगे। एक होता है मृदु कोष्ठ। मृदु कोष्ठी व्यक्ति क्या होता है, जो आप लोग कभी गर्म दूध पी लेते हो, ठीक है, और आपको गर्म दूध पीने के जस्ट बाद आपको प्रेशर फील होने लग जाता होगा पोटी करने के लिए, ठीक है, तो वो मृदु कोष्ठी। मध्यम कोष्ठी व्यक्ति जो है कि उसको दूध पीने से नॉर्मली तो कुछ नहीं होगा, पर ज़्यादा मात्रा में पी लेगा तो उसको विरेचन अर्थात उसको फ्रेश होने जाने की इच्छा हो जाएगी। और क्रूर कोष्ठ व्यक्ति ऐसा है कि इसमें अपन उसको घृत या तेल और कोई सी अपन पाचक औषधियाँ और विरेचन अर्थात एनिमा वगैरह लगाते हैं, वो सब लगाने के बाद और दूध पीने के बाद भी इन सब के बाद उसको क्या विरेचन का वेग आएगा ही नहीं, उसको प्रेशर फील होएगा ही नहीं, वो क्रूर कोष्ठी व्यक्ति कहलाएगा। तो ये हो गया कोष्ठ के 3 भेद, क्रूर कोष्ठ, मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ। ठीक है। अब इसकी हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है। कोष्ठ है क्रूर मध्य, क्रूरो मृदु मध्यो मध्यस्थ समयरपि। जो मध्य कोष्ठ होता है वो उसको सम मतलब सम मात्रा में जो खाना पचता है उसको मध्यम अवस्था में बोल देते हैं। जठराग्नि की भांति कोष्ठ भी वात आदि दोष से क्रूर, पित्त आदि दोष से मृदु एवं कफ आदि दोषों से मध्य रहता है, और तीनों दोषों के सम रहने पर भी मध्य रहता है।
अल्टीमेटली अपन को क्या बात पित्त कफ का रिलेशन डेवलप करना है कोष्ठ के साथ। तो क्रूर कोष्ठ जिसका बात बड़ा होगा तो उसमें क्रूर कोष्ठी हो जाएगा। मृदु कोष्ठी पित्त से रहेगा और मध्यम कोष्ठी कफ। कफ वाला मध्यम कोष्ठी मतलब ये सम। और जो अपने ऊपर पढ़ा था ना सम अग्नि में भी कफ था। और यहाँ पे मध्यम कोष्ठी जो है उसमें भी कफ है। ठीक है, यहाँ पे अपना कोष्ठ का वर्णन हो गया, क्रूर कोष्ठी, मध्य कोष्ठी और मृदु कोष्ठी। ठीक है, आप लोग यहाँ पे बढ़िया साइड में लिखते जाना और शॉर्ट्स नोट बनाते जाना कि क्रूर कोष्ठी, मृदु कोष्ठी और मध्यम कोष्ठी। क्रूर कोष्ठी जो हो गया, क्रूर कोष्ठी में बात की प्रधानता रहती है। ठीक है, तो बात की प्रधानता रहेगी तो उसमें अपने को कुछ दूध पिलाएंगे वगैरह करेंगे तो उसको विरेचन का वेग आएगा ही नहीं, उसको प्रेशर फील होएगा ही नहीं। ठीक है, मृदु गोष्ठी में आपको पता ही है वो कुछ भी खाएगा, दूध वगैरह या इक्षु, अपन गन्ने का जूस बोलते हैं, वो कुछ भी भारी चीज़ खा लेगा तो उसको प्रेशर फील होने लग जाएगा। ठीक है, फिर दोषों से गर्भ प्रकृति का वर्णन। अब दोष से अपन प्रकृति क्या होती है, कोई भी व्यक्ति की प्रकृति से अपन, आप लोगों ने सुना प्रकृति परीक्षण अभी बीच में अभियान चला था। ठीक है, तो क्या होता है, तो यहाँ पे अपन मैं तुमको उसको बताऊंगा कि प्रकृति क्या होती है। ठीक है, शुक्र आर्तवस जन्मादयो विशेषण विषम क्रमे तच्च प्रकृतियो हीन मध्यो उत्तमा पृथक समधातु समस्तस्य श्रेष्ठ निधना निंदनीय द्विदोषजम। अपन इसकी हिंदी पढ़ते हैं। गर्भाधान काल में माता पिता के आर्तव तथा शुक्र में अधिकता से उपस्थित या वर्तमान उन तीनों दोषों के अनुसार क्रमशः गर्भ की 3 प्रकृतियां बनती है। वात दोष की अधिकता से हीन प्रकृति, पित्त दोष की अधिकता से मध्यम प्रकृति तथा कफ दोष की अधिकता से उत्तम प्रकृति बनती है। यही सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। जो अपनी कफ वाली प्रकृति है ना, इसको अपन सबसे उत्तम मानते हैं और यही सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। यहाँ पे आप हिंदी पे थोड़ा ध्यान कम देना, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आता है ना पीजी में, अभी प्रोप में तो आप लिख दोगे हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तम का मतलब भी वही होता है और श्रेष्ठ का मतलब भी वही होता है। ठीक है, उत्तम यहाँ पर कफ दोष वाली को बोला गया है और श्रेष्ठ बोला गया है सम दोष वाली को। जो सम धातु पढ़ते हैं ना, सम धातु श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ है। और प्रकृति हीन मध्य, और ये जो बोला है इसको अपन हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक है, जो प्रकृति दो दोषों से मिश्रण से बनती है, ये जो बोला है ना द्विदोषजम, मतलब द्विदोष से जो बनती है उसको निंदनीय बोलते हैं। मतलब जो सबसे अधिक बीमार रहते हैं वो निंदनीय। आजकल कोई भी सिंगल दोष वाली प्रकृति का इंसान नहीं रहता, सबकी द्विदोष प्रकृति रहती है, इसलिए अपन सब इतने बीमार रहते हैं। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे लिख लेना, बात, यहाँ पे बात लिखना, यहाँ पे पित्त लिखना, यहाँ पे कफ लिखना। ठीक है, और जो बात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, जिसमें बात दोष जो प्रधान रहता है गर्भकाल के समय तो उसकी बात प्रकृति हो जाती है। जहाँ पे पित्त दोष प्रधान रहता है गर्भकाल के समय में तो उसकी प्रकृति पित्त हो जाती है, और जिसका कफ रहता है तो कफ प्रकृति हो जाती है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे देखना कि जो पित्त अपनी कफ प्रकृति थी वो सबसे उत्तम थी। ठीक है, और जो श्रेष्ठ थी वो कौन सी थी, सम धातु वाली। ठीक है, यहाँ पे प्रकृति का वर्णन भी हो गया। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं बात दोष के गुण। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि ये तीनों दोषों के गुण होते हैं। ठीक है, कि गुण बोले तो आप लोग आगे अभी पदार्थ विज्ञान पढ़ोगे इसी साल में, तो पदार्थ विज्ञान पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि गुण क्या होते हैं, और द्रव्य गुण पढ़ोगे इसमें भी आप लोगों को गुण समझ आएगा। गुण बोले तो नॉर्मल सी, जैसे हवा चलती है वो रूक्ष होती है, पानी जो होता है वो गीला होता है मतलब क्लेद युक्त होता है। ठीक है, और बर्फ़ जो होती है वो शीत होती है। तो जो सेम गुण लिखे ना, यही गुणों का अपन ऐसे द्रव्य, इन्हीं गुणों के युक्त द्रव्य खाएंगे तो वो इनके वृद्धि करेगा बात की। जैसे रूक्ष, लघु और शीत गुण वाले द्रव्य आप ज़्यादा खाओगे तो बात दोष की वृद्धि होगी, और इसके विपरीत गुण खाओगे तो बात दोष का कम हो गया। तो नॉर्मली पहले अपन बात दोष के गुण पढ़ते हैं। ठीक है, तो तत्र रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चलो, अनिल, ये 6 गुण किसके हो गए हैं, बात के। रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल। ठीक है, ये आपको MTR पॉइंट है, ये आपको याद करना है, मतलब करना है। ठीक है, आपको फर्स्ट ईयर में मार के याद करवाएंगे। ठीक है, ये सारे गुण। तो बात के गुण क्या हो गए, मेरे साथ बोलना आप लोग, तत्र रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चलो, अनिला। ठीक है, ये 6 गुण बता दिए आपको यहाँ पे बात के। ठीक है, इसके बाद पित्त के गुण पाए जाते हैं अपन। ठीक है,
पित्तम सा स्नेहम तीक्ष्णम उष्णम लघु विश्रम सरम दर्भम। यहाँ पे 7 गुण बताए, ठीक है। ये भी पूछते हैं आपके प्रोप के एग्जाम में कि पहले चैप्टर में बात के कितने गुण है, पित्त के कितने गुण है, कफ के कितने गुण है, ठीक है। तो पित्तम सा स्नेहम तीक्ष्णम उष्णम लघु विश्रम सरम दर्भम, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी आपने, लघु यहाँ पे भी आया है, लघु यहाँ पे भी आया है। तो कौन सा गुण है जो बात और पित्त में सेम है, तो वो लघु गुण है, ठीक है, याद रखना। फिर आते हैं कफ दोष। कफ दोष के भी 7 गुण बताए। स्निग्धम शीतो गुरुर मंद सुलक्षणो मृत्सन स्थिर कफा, ठीक है। ये सब कफ के गुण हो गए, स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, सुलक्षण, मृत्सन और स्थिर, ठीक है। ये हो गया अपने कफ के गुण। ये गुण का तो आप लोग इनका भी एक पेज पे लिख के जहाँ पे भी आप पढ़ते हो वहाँ पे चिपका लेना, ठीक है। ये बिल्कुल आपको फर्स्ट ईयर से मतलब नहीं है, आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे बात और पित्त और कफ के गुण, ठीक है। फिर इसके बाद अपन आ जाए संसर्ग। अब आपको मैं बताता हूँ संसर्ग और सन्निपात क्या होता है, ठीक है। आपके पास आपके पास दाल चावल और सब्जी है, ठीक है। अगर दाल और चावल दोनों मिलाओगे, 2 लोगों को मिलाओगे तो संसर्ग होगा, ठीक है। और दाल चावल और सब्जी तीनों को मिलाओगे तो सन्निपात होगा। तो अपने पास 3 चीज़ दाल चावल सब्जी से अपन कोरिलेट कर सकते हैं, बात पित्त और कफ का। तो बात पित्त पित्त कफ और बात कफ, ये दो के अपन ने पेयर बनाए तो ये हो जाएंगे संसर्ग, ठीक है। और सन्निपात, सन्निपात बोलेंगे तो बात और पित्त और कफ तीनों मिल जाएंगे तो अपन उसको बोलेंगे सन्निपात। तो इसकी परिभाषा दी है आयुर्वेदीय परिभाषाओं के अनुसार किन्हीं दो दोषों का एक साथ क्षय और वृद्धि होने का नाम संसर्ग है और तीनों दोषों का एक साथ क्षय और वृद्धि होने का नाम सन्निपात है, ठीक है। यहाँ पे ये दोष मिलके या तो क्षय हो रहे हैं या इनकी वृद्धि हो रही है। उन दोनों की क्षय होंगे तो शरीर में उस चीज़ की डेफिशिएंसी के लक्षण दिखेंगे आपको, अगर वृद्धि हो रही होगी तो उस चीज़ से के वृद्धि के लक्षण आप लोगों को दिखेंगे, ठीक है। अब धातुओं का वर्णन अपन ने अभी दोष पढ़ लिया, ठीक है। आपको आयुर्वेद में आके सबसे पहले 2 चीज़ तो पढ़नी है, ठीक है, हमेशा आपके साथ रहेंगी। ये दोष धातु मल, एक कोटेशन आता है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, मतलब ये तीनों चीज़ों से मिलके अपना शरीर बना हुआ है, ठीक है। तब धातु का वर्णन करता हूँ मैं आपको। आप लोगों का भी ये बहुत लग रहा होगा कैसे याद करेंगे, ये चीज़ें बहुत ईजी, आप पढ़ते 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 आपको कब याद हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ये ऑर्डर से आपको याद करनी है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्राणी धातवा सप्तदुष्या। अगर ये सब ना, जैसे रक्त तो आपने सुना होगा, खून जो होता है उसको रक्त बोलते हैं। और नॉर्मल मोटा मोटा रिलेशन बताता हूँ आपको मैं, रस को अपन प्लाज्मा बोल सकते हैं, प्लाज्मा से रक्त बनता है ब्लड, फिर उससे बनेगा आपका मांस। मांस बोले तो इस जो अपना मसल का जो मोस्ट कंटेंट होता है, ठीक है, जो नॉन वेज खाते हैं उन लोग ज़्यादा कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे मुर्गे और मटन वगैरह जो भी होता है। फिर मेद, मेद एक प्रकार से अपन चर्बी को बोल सकते हैं जो अपने पेट में जमा होती है, ठीक है। अस्थि बोन, मज्जा बोन मेरो जो अस्थि के अंदर रहता है, ठीक है। शुक्राणी, इन सब से जो फिल्टर होके जो बनता है शुक्र, अपन इसका कोरिलेट मेल और फीमेल में स्पर्म एंड ओवम से कर सकते हैं, ठीक है। धातु, अगर इन सब में किसी भी प्रकार की कोई विकृति ना हो या कोई भी प्रकार की डेफिशिएंसी या कोई भी प्रकार का दोष ना हो तो अपन उनको धातु बोलेंगे। पर आप लोग जो खाना खाते हो उसके कारण इनमें क्या विकृति, विकृति कैसे होती है, जो भी अपन ने खाना खाया, खाना खा के डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होकर जो भी रस एब्जॉर्ब होगा वो रस बनेगा, उससे ही रक्त बनेगा, उससे मांस बनेगा, उससे मेद बनेगा। तो आहार जो भी अपन अपत्य आहार बोलेंगे अपन आगे जाके इसको, ठीक है, जो भी जंक फूड अपन खाते हैं तो उससे सब क्या विकृत हो जाती है। तो फिर विकृत होकर इसको क्या अपन बोलने लग जाते हैं दूध से, ठीक है। दूसरे टर्म जो है अपन आप लोगों को तीन आचार्य मेन मिलेंगे, ठीक है, चरक मिलेंगे और सुश्रुत मिलेंगे और बागवट मिलेंगे, ठीक है। तो सबकी कुछ कुछ देन है। किसी ने, जैसे आपकी क्लास में कुछ बच्चे होंगे तो एक बच्चे ने कुछ बोल दिया कि ये सीट मेरी है तो वो उसकी देन हो गई कि हाँ ये सीट इसने बोल दी है, ठीक है। ऐसी बागवट जी ने सबसे पहले दूसरे वर्ड का यूज़ किया तो बागवट की देन क्या हो गई, दूस। अब मलों का, अब देखो मैंने बताया था दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, तो अब दोष पढ़ लिया अपन ने, बात पित्त कफ, उनके स्थान पढ़ लिए, उनके गुण पढ़ लिए। अब धातु पढ़ ली, धातु कौन कौन सी होती है, उनका उनमें विकृति हो जाती है तो उनको दूसरे बोलते हैं। अब अपन पढ़ेंगे मल, मल का वर्णन। मल में होता है मूत्र पुरीष श्वेत आदि मल कहे जाते हैं। जो यूरिन है और जो फीकल मैटर है और जो स्वेट है इनको अपन मल कहते हैं शरीर के, ठीक है। अब नीचे जाते हैं, दोष धातु मल की वृद्धि और क्षय। वृद्धि समान सर्वेशम विपरीत विपर्यय, शरीर के
शरीर से संबंधित उक्त बात आदि दोष रस आदि धातुओं तथा मलों के समान गुण धर्म वाले पदार्थों का सेवन करने से उनकी वृद्धि होती है और उनके विपरीत गुण वाले पदार्थों का सेवन करने से उनका क्षय होता है। देखो मैंने आपको बताया था दोष पढ़ाते टाइम पे कि जो गुण थे उनके समान गुण वाले द्रव्य अपन ग्रहण करेंगे तो उन चीज़ की वृद्धि होगी, उनके विपरीत गुण वाले द्रव्यों का सेवन करेंगे तो उनका क्षय होगा। तो शरीर में संबंधित उक्त बात आदि दोष रस आदि 7 धातुएं और 3 जो मल थे, इनके गुण धर्म वाले पदार्थों का मतलब इनके सेम वाले का ग्रहण करेंगे तो उनकी वृद्धि मतलब इंक्रीज हो जाएंगे वो, ठीक है। और अगर उनके विपरीत गुण वाले पदार्थों का सेवन करेंगे विपरीत तो उनका क्षय हो जाएगा। क्षय बोले तो वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। आया समझ में? अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब रसों का वर्णन। रस जो अपन लोग खाना खाते हैं ना, कुछ मीठा खाते हैं, कुछ खट्टा खाते हैं, कुछ को तीखा पसंद है, कुछ को कसेला पसंद है। तो यहाँ पे आयुर्वेद में रसों का वर्णन 6 प्रकार से किया, ठीक है। रस में अपन पढ़ेंगे स्वादु को मीठा बोलते हैं, ठीक है। स्वादु अम्लम लवणम तिक्त उष्ण कषाय, ये 6 रसों का वर्णन है, ठीक है। ये टेंशन मतलब आप लोग कि कैसे याद करेंगे, ये लोग आपको कब आपके शरीर में ग्रहण हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि हम लोग पढ़ते पढ़ते हम भी पहले सोचते थे कि यार 7 धातु रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र कैसे याद होगी, अब पता ही नहीं है कब याद होगी हमको, ठीक है। ऐसे रस भी है स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय का, ठीक है। ये रस हो गए 6। तो आप लोग बहुत फेमिलियर होंगे रस से। स्वादु मतलब मीठा, जो भी स्वीट्स वगैरह खाते हैं। अम्ल मतलब आम, कच्चा आम खा लिया वो खट्टा हो गया, ठीक है। लवण अपना जो सॉल्ट होता है। तिक्त मतलब नीम और नीम की पत्ती सबने खाई होगी, कड़वी लगती है तो तिक्त होगी, ठीक है। तिक्त से यहाँ पे मिर्ची में समझ आती है, ठीक है। तिक्त मतलब नीम, नीतू से याद कर लेना, नीतू तो नीम और तो से तिक्त, ठीक है। उष्ण मतलब कटु, जैसे मिर्ची खा लेते हैं अपन, उष्ण सी बहुत पसीना आने लग जाता है एक प्रकार से अपने को, तो उससे उष्ण से कोरिलेट कर सकते हैं। और कषाय कसेला हरित की, जैसे कषाय जामुन जब भी आप खाते होंगे, ठीक है, तो आपका मुंह कैसा कसेला जैसा हो जाता है वो कषाय, ठीक है। ये हो गया अपने रसों का वर्णन, ठीक है। अब अपना चैप्टर यहाँ पे भी बचा है काफ़ी, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर अपन एक वीडियो नेक्स्ट और बना लेंगे, उसमें आगे का वर्णन कर दूंगा, ठीक है। रसों का बात आदि पर प्रभाव। अब आपने को देखना है कि रसों पर बात आदि दोषों का प्रभाव कैसा होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं। कोई बच्चा है, वो बीमार है, ठीक है, वो बीमार हो गया। अब बीमार हो गया तो अपने को देखना है उसमें कि वो बीमार कैसे हुआ। अब अगर अपन उसको देखेंगे तो वो बहुत डिहाइड्रेटेड है, उसकी स्किन भी बहुत डिहाइड्रेटेड, मतलब उसकी स्क्रीन को अपन स्क्वीज़ करेंगे तो स्क्वीज़ ही रहेगी, उस पर अपन नेल स्केच करेंगे तो बहुत वाइटिश सा स्क्रैच बन जाएगा। तो अपन को समझ आएगी कि बात दोष से इसकी तबीयत ख़राब हुई है। तो अपन अब रसों और बात का कोरिलेशन पढ़ेंगे। तो जैसे बात दोष से हुई है तो बात दोष के बढ़ाने वाले जो रस हैं वो अपन उसको देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार बात के, पित्त के और कफ के। यहाँ पे आप लोगों को जो दिख रहा है यहाँ पे समन लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और प्रकोप लिखा है यहाँ पे। शमन बोले तो बात को कम करने वाले और प्रकोप लिखा तो बात को बढ़ाने वाले द्रव, ठीक है। तो ये जो श्लोक है पूरा, इसका पूरा सार ये है, ठीक है। आप लोग इसको लिख लेना, ठीक है, अच्छे से इसको लिखोगे। मैं अब इसको डिकोड करता हूँ, ठीक है। एक अपन ने रस का कोड लिख लेना, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ऐसे 6 रस हो गए, ठीक है। तो बात पित्त और कफ, सबसे पहले बात का और कफ का लिखें तो मधुर अम्ल लवण ऊपर 3 लिख देना, नीचे के 3 कटु तिक्त कषाय नीचे लिख देना, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, उसको मैं दूर करता हूँ। जैसे स्वादु को मैं मधुर लिख रहा हूँ, मधुर अम्ल लवण कटु, इसको जो चरक जी ने वो कटु बोला है तिक्त को, ठीक है। कटु, तिक्त को उष्ण बोला है और कषाय बोला, ठीक है। मधुरम लवण कटु तिक्त और कषाय, ये ऑर्डर चरक जी का है, ठीक है। तो मैक्सिमम अपन चरक का पढ़ते हैं, तो वहीं से आपको याद रखना है कि अपन कटु उष्ण लिया यहाँ पे, तिक्त तिक्त है और कषाय, ठीक है, और मीठा स्वादु है। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे चेंज दिखेगा पर वो समझ जाना आप लोग, ठीक है। तो मधुर अम्ल लवण हो गया, कटु तिक्त कषाय हो गया, ठीक है। अब इसको आप यहाँ ले जा लेना, ठीक है। इसको उठा के यहाँ कर देना
ऊपर वाले को उठा के यहाँ ले आना, तो कटु तिक्त कषाय यहाँ हो गया, मधुर अम्ल लवण यहाँ हो गया। फिर पित्त, पित्त में आपको याद करवाता हूँ, पित्त में ट्रिक है केटीएम, केटीएम बाइक आती है ना, कटु तिक्त कषाय तिक्त और मधुर। तो कषाय तिक्त मधुर क्या, ये रस से युक्त औषधि अपन देंगे तो वो क्या पित्त का शमन करेगी। और बचे 3 रस बचे होंगे, कटु अम्ल लवण, ये रस का देंगे अपन पित्त वाले व्यक्ति को तो उसका पित्त बढ़ जाएगा। तो अपन को देख लेना कि कहाँ पे अपने को बात को कम करना है, बड़े हुए जगह पे अपन बात कम करना है तो कम करने के लिए अपन मधुर अम्ल लवण देंगे, और कहीं पे बात कम है तो अपन उसको कटुतिक्त मधुर अम्ल कटुतिक्त कषाय रस दे देंगे तो उसका बात बढ़ जाएगा। ऐसे जहाँ पे बड़ा हुआ होगा वहाँ पे बड़ा कम करने के लिए जो देंगे वो देंगे, और जहाँ पे बड़ा होगा वहाँ पे कम करने के लिए देंगे, जहाँ पे कम होगा वहाँ पे बढ़ाने के लिए देंगे। तो बढ़िया अच्छा सा एक आप लोग यहाँ बुक के साइड में बना लेना मस्त ऐसी, बात लिखना, पित्त लिखना, कफ लिखना, बात पित्त कफ लिख के उसके आगे लिख देना मधुर अम्ल, बात लिख दिया, पित्त लिख दिया और कफ लिख दिया, इसके आगे लिख देना बढ़िया मस्त मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। फिर इस वाले को उठा लिया यहाँ पे कटु तिक्त कषाय, ये वाले को अपने यहाँ ले आए मधुर अम्ल लवण, यहाँ पे केटीएम बाई बना लेना, और जो रेस्ट है वो बचे 3 है वो यहाँ पे लिख देना, तो आपको समझ आ जाएगा। एग्ज़ाम में आता है आपको लिखने के लिए, ठीक है, कि कौन सा दोस्त पे कौन सा रस क्या करता है, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन गलत मत करने वाला, बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। द्रव्यों का वर्णन, अब एक प्रकार से थोड़े से ऊपर लेवल की बात हो गई। द्रव्य का वर्णन, द्रव्य का मतलब यहाँ से अपन लेंगे औषधि से, जो भी मेडिसिन अपन लेते हैं, ठीक है, द्रव्य हो जाती है वो अपनी, जो भी मेडिसिन अपन खाते हैं वो द्रव्य। तो एक मेडिसिन आपका पेट दुख रहा है, ठीक है, तो पेट दुखने के लिए आपने मेडिसिन ली, उसने आपका पेट दर्द बंद कर दिया, तो वो क्या कर दिया, यहीं पे पेट दर्द का उसने शमन कर दिया। तो अपन इसको किस चीज़ से कोरिलेट करेंगे, शमन से। एक एक चीज़ है आपका पेट दुख रहा है, आपने एक औषधि ली, उसने आपका पेट दर्द और बढ़ा दिया, तो वो क्या हो गया, कोपनम। तो उसने क्या, कोप एक प्रकार से बढ़ाने को अपन बोल सकते हैं, ठीक है, कोप। और एक बार एक औषधि ली अपन ने, स्वस्थतम, मतलब जैसे कि आपको कुछ नहीं हो रहा है पर आप च्यवनप्राश बोलते हैं ना अपन, च्यवनप्राश खाना चाहिए, तो च्यवनप्राश खाते रहते हैं तो वो स्वस्थतम, मतलब स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कि आप कभी बीमारी ना पड़ो। तो ये 3 द्रव हो गए। 3 द्रव कौन से, एस के पबजी आप लोगों ने खेला होगा, तो एस की गन आती, तो शमन, कोपन और स्वस्थ हितम, ठीक है। समन मतलब घटा दिया, कोपन मतलब और बढ़ा दिया, स्वस्थ मतलब जो नॉर्मल स्टेट है वो नॉर्मल स्टेट में रखना, ठीक है। तो अब अपन वीर्य का वर्णन करेंगे, तो ये वीर्य अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।